दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज की टॉपिक में दोस्तों हम बात करेंगे राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में, उनके कार्य के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, और बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपको परेशान और हैरान कर देने वाले हैं। देखिए क्या होता है ना कि संसद से संबंधित जो सवाल होते हैं हम आप पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है, लेकिन जब बात लोकसभा, राज्यसभा या उसके पीठासीन अधिकारियों की बात आती है तो वहां जो सवाल बनते हैं ना, एक्चुअली में हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। ठीक है, हम लोग क्यों कर रहे हैं, मैं भी अपनी बात बताऊं तो हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ते चलते हैं, जो थोड़ा सा भी क्या है कंफ्यूजन वाला है, टेक्निकल है, उसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं आपको इस टॉपिक पर लेक्चर दे रहा हूं। विश्वास कीजिएगा पूरी यूट्यूब पर आप ढूंढेंगे, इस टॉपिक पर आपको लेक्चर जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा, इसी सीरीज में 150 लेक्चर में दोस्तों मैंने केवल इतिहास विषय पढ़ाया है। 151 नंबर से स्टार्ट हुआ था भारतीय संविधान की क्लास, और आज हमारी 182वीं क्लास है। यानी ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा 32 क्लास दोस्तों अब तक मैं दे चुका हूं इंडियन पॉलिटी पर, और अभी हम लोग राज्यसभा पर चल रहे हैं। सोचो पूरी पॉलिटी बची हुई है, यानी बहुत डिटेल में यहां क्लास दी जाती है। ठीक है, आज की क्लास अटेंड अगर आप करते हैं तो 5431 से लेकर 5460 तक के सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 5460 सवाल। क्या कहते हो बताओ, है कि नहीं? इतनी अच्छी तैयारी करने का मौका कहां मिलेगा। कुछ प्रश्न मैं आपको दिखा दूं, जैसे जो सवाल मैंने यहां पर रखे हैं वो क्या हैं। जैसे सवाल आता है कि किस निधि में धन केवल संसद की पूर्व अनुमति से ही खर्च किया जा सकता है, उस निधि का नाम बताना है। या फिर सवाल दे दिया कि लोकसभा अध्यक्ष की तरह सभापति का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है। यह सवाल दे दिया कि कौन सा सदन अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सशक्त नहीं है। अगला सवाल दे दिया उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में पारित किया जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उत्तर जानना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस टेक्निक से पढ़ाना कि बच्चों के दिमाग में बैठ जाए, असली बात यही छिपी है। ठीक है, हजारों लोग पढ़ाते हैं, लेकिन सबके पढ़ाने से अगर याद हो जाए तो फिर बात ही क्या है, और मैं पढ़ाऊं और याद ना हो तो फिर भी बात क्या है। तो आइए मैं आपको ऐसे टेक्निक से पढ़ाऊंगा ना कि सब कुछ लगेगा कि आपको बड़े इजी मोड में याद होते चल रहा है। ठीक है, एक बात और कहना चाहूंगा, आप सभी के डिमांड पर ही दोस्तों यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का बैच स्टार्ट किया गया था हम लोगों की तरफ से। जी हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ थोड़ा सा, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों बैच स्टार्ट किया गया था, तो एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। जब जुड़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ नितिन सर ने जो पढ़ाया वो एकदम गजब का है। तो बहुत शानदार सा बैच चल रहा है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का। इसी तरह से दोस्तों हमारे पास इंडियन पॉलिटी का भी नया बैच है, और यहाँ पर हिंदी का तो सुपर सेलिंग बैच है। ठीक है, मौका दीजिए, जुड़िए, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीधे टॉपिक पर आते हैं और अपना बातचीत आरंभ करते हैं कि क्या है, कैसे है, किस सवाल का जवाब क्या देना है। ठीक है, मैं रटाऊंगा नहीं आपको, मैं इत्मीनान से याद कराते चलूंगा। तो याद रखिएगा आज हमारा 182वां लेक्चर है और 5460 सवाल हमारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, टॉपिक जो हमारी है ये राज्यसभा के पदाधिकारियों, उनके कार्य और उनके शक्तियों से संबंधित दोस्तों ये टॉपिक है। पहला सवाल बहुत सोच समझ कर आप जवाब दीजिएगा। सवाल क्या लिख रहा है, लिख रहा है किसकी तरह उपसभापति भी सदन की कार्यवाही के दौरान पहले मत नहीं दे सकता है। आपने सुना होगा दोस्तों कि मत, दोस्तों पहले मत का क्या मतलब है दोस्तों, यानी इन लोगों का मत क्या होता है, निर्णायक मत होता है। क्या होता है दोस्तों, निर्णायक मत। लेकिन हमने पढ़ा कि निर्णायक मत किसका होता है, तो हमने पढ़ा निर्णायक मत होता है हमेशा सभापति का। किसका होता है दोस्तों, सभापति का मत क्या होता है, निर्णायक होता है। और आप ये भी जानते हैं कि कभी सभापति अगर न हो तो उसका कार्य कौन करेगा, उपसभापति करेगा, और ऐसे में उसका मत भी क्या हो जाएगा, निर्णायक हो जाएगा। तो याद रखेंगे उपसभापति भी वो याद रखेगा सभापति की तरह क्या होता है, उसका मत भी क्या हो जाता है, निर्णायक हो जाता है। ये तो बस कंडीशन की बात है। ठीक है, कंडीशन की बात है, वो समझिएगा। अगला सवाल देखिए, अच्छा ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊं। देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो उपसभापति होता है, उपसभापति छोड़िए, जो सभापति होता है, एक एक करके क्लियर बताऊं मैं, और पॉइंट वाइज नोट करिएगा, इससे ज्यादा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा अपने मुंह से ज्यादा शब्द न बोलूं। पहला पॉइंट, सभापति कौन होता है, ये पदेन अध्यक्ष माना जाता है राज्यसभा का। कौन व्यक्ति होता है, तो जो व्यक्ति क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वही व्यक्ति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पॉइंट वन। पॉइंट टू याद रखेगा दोस्तों कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कहीं का भी मेंबर नहीं होता है, चाहे राज्यसभा की बात करिए, चाहे लोकसभा की बात करिए, चाहे विधानसभा की बात करिए, चाहे विधान परिषद की बात करिए, वो कहीं का भी मेंबर नहीं होता है। और अगर मेंबर नहीं होता तो वोटिंग क्यों देगा, वोट नहीं करेगा, वो अपना मत निर्णायक मत देने के लिए होता है दोस्तों। यानी जब कभी बराबर की स्थिति होती है तब उसका मत क्या हो जाता है, निर्णायक होता है, अन्यथा वह मत नहीं देता है। समझ में आ गया आपको इतनी बात। तीसरी बात आप याद रखिए दोस्तों,
कि अगर सभापति नहीं है तब उसके स्थान पर उपसभापति काम करता है, लेकिन जब सभापति है तब उपसभापति जो है वो कॉमन राज्यसभा के सदस्य के रूप में काम करता है, उसके पास और कोई एडिशनल पावर नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट याद हो गया ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है राज्यसभा में दोनों ओर से बराबर वोट पड़ने की स्थिति में कौन निर्णायक मत दे सकता है? तो जो भी व्यक्ति क्या है दोस्तों राज्यसभा के अध्यक्ष पद पर पदासीन है वो व्यक्ति क्या दे सकता है? निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा राज्यसभा के सभापति पद पर आसीन व्यक्ति। ठीक है, मैं अपने भाषा में बता रहा हूं आसीन व्यक्ति। मैंने ऐसा क्यों कहा? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, मान लीजिए सभापति है नहीं और उस समय उपसभापति को सभापति बना दिया गया, मान लीजिए उपसभापति भी नहीं है, तो क्या होता है? तो दोस्तों उनके पैनल में से जो लोग चुने जाएंगे उनको बना दिया जाएगा। तो ऐसे में वही व्यक्ति का मत क्या होता है? निर्णायक मत होता है, याद रखेंगे। ये अलग बात है कि इसको टेक्निकल रूप से हम किस नाम से जानते हैं। इसको टेक्निकल रूप से हम क्या कहते हैं दोस्तों? हम कहते हैं सभापति। हम उत्तर क्या मानते हैं? सभापति। तो ये तो टेक्निकल हो गया ना, तो हम इसे भी याद रखेंगे। मैं इसीलिए एकदम क्लियर कट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है किस अवस्था में सभापति सदन की कार्यवाही में पीठासीन नहीं होता भले ही वह सदन में उपस्थित हो? ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए। मैंने कहा ना, ये ऐसा टॉपिक है जो बार बार आपको परेशान करेगा जब तक आप सवाल को समझेंगे नहीं। कठिन तो एकदम नहीं है। देखिए इस सवाल का निचोड़ मैं बता रहा हूं। कह रहा है कि एक ऐसी कंडीशन है कि जो सभापति है, सभापति कौन व्यक्ति होता है दोस्तों? आपने पढ़ा कि सभापति कौन होता है? ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है? जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही सभापति होता है। तो लिख रहा है किस अवस्था में सभापति सदन की कार्यवाही में पीठासीन नहीं होता, मतलब जो पदेन अध्यक्ष की कुर्सी है उस कुर्सी पर नहीं बैठता लेकिन वो सदन में मौजूद होता है। क्या बात है, इज्जतिया थोड़ा उतर गया है। ठीक है, ऐसे कुछ समझ रहे हैं ना? समझिए कि वह सदन में है लेकिन फिर भी पीठासीन नहीं है, जो उसकी कुर्सी उस कुर्सी पर नहीं बैठा है। ऐसा कब होगा? जब उसके खिलाफ क्या हो दोस्तों? अविश्वास प्रस्ताव आ गया। अविश्वास को हम इसको नहीं बोलेंगे, हमें कह सकते हैं कि जब उसे हटाने का मामला जो है विचाराधीन हो तब ऐसा होता है। ठीक है, जब क्या हो दोस्तों? जब उन्हें पद से हटाने का मामला क्या हो दोस्तों? विचाराधीन हो। क्या हो दोस्तों? विचाराधीन हो। ठीक है, तब क्या होता है दोस्तों? उस कंडीशन में वो सदन में उपस्थित तो रह सकते हैं लेकिन पीठासीन नहीं रह सकते। मतलब पीठ पर आसीन नहीं हो सकते, विराजमान नहीं हो सकते। पीठ मतलब कुर्सी पर, जो अध्यक्ष की कुर्सी है, जो पदेन अध्यक्ष की कुर्सी है उस पर नहीं बैठ सकते। टेक्निकल पॉइंट समझे आप ना? चलो आ जाओ, ऐसे ही बता रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट सवाल है, एक से बढ़कर एक। सुनिएगा, लिख रहा है राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में। ठीक है, जब राज्यसभा के सभापति क्या है दोस्तों? अनुपस्थित हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? अरे इसी दिन के लिए तो यहां पर किसका चुनाव किया गया है? यहां पर उपसभापति का चुनाव किया गया है कि नहीं? कि जब सभापति नहीं होंगे तब उपसभापति क्या करेंगे? राज्यसभा का संचालन करेंगे। तो आसान सवाल है। अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा है लोकसभा अध्यक्ष की तरह सभापति का वेतन और भत्ता ये कौन निर्धारित करता है? ठीक है, जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है दोस्तों? भारतीय संसद निर्धारित करती है। भारतीय संसद क्या करती है दोस्तों? निर्धारित करती है। यहां पर 2 पॉइंट याद रखेगा। ठीक है, कौन निर्धारित करता अगर ये पूछे तो क्या करेंगे? भारतीय संसद निर्धारित करती है। और कहां से दिया जाता अगर ये पूछे तब? कहां से दिया जाता है अगर ये सवाल करे तब क्या बताएंगे दोस्तों? तब बताएगा दोस्तों संचित निधि से दिया जाता है। कहां से दोस्तों? संचित, जो भारत की संचित निधि है जिसे कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, वहां से इन लोगों का वेतन भत्ता दिया जाता है। यह भी ध्यान दीजिएगा। तो कौन निर्धारित करता है, कहां से दिया जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। लिख रहा दोस्तों अगला सवाल, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे किस सदन से कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है? अच्छा एक बात बता दो दोस्तों, जब कभी राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है ऐसे में उपराष्ट्रपति जो होता है उसको क्या कहां भेज दिया जाता है? राष्ट्रपति का दायित्व निर्वहन करने के लिए भेज दिया जाता है। तो जब भेज दोगे तो राज्यसभा का पदेन जो सभापति था अब तो पद खाली हो जाएगा, तो वहां पर आ जाएगा उपसभापति। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए कोई एसडीएम है और उसको डीएम बना दिया गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुनिएगा। कोई एसडीएम है तो एसडीएम की सैलरी पा रहा है। मान लीजिए एसडीएम की सैलरी है
75,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। और डीएम की सैलरी है 85,000 रुपये पर मंथ। तो जब कोई एसडीएम से डीएम के पद पर जाएगा तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सैलरी उसको एसडीएम वाला मिलना चाहिए या डीएम वाला मिलना चाहिए? तो आप कहेंगे नहीं सर, जब वो कार्य डीएम का कर रहा है तो सैलरी भी सर डीएम वाली मिलनी चाहिए। बस यही पॉइंट नोट करिएगा, यही तो आपसे पूछ रहा है, कठिन कहां कुछ है। लिख रहा है यहां पर कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तब छोटी वाली सैलरी क्यों लेगा? तब तो राष्ट्रपति को जो सैलरी, वेतन, भत्ता, जो सुख सुविधा मिलता है वो सारे सुख सुविधा उस उपराष्ट्रपति को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर आसीन है कि नहीं? तो याद रखेंगे, उसे कहां पूछा आपसे कि कहां का वेतन भत्ता नहीं मिलता, तब आप क्या कहेंगे? राज्यसभा का पदेन सभापति का, ठीक है, राज्यसभा के पदेन सभापति का ये वेतन भत्ता उसे नहीं मिलता, ठीक है। अगर यही सवाल कर दे किसका वेतन भत्ता मिलता है तो क्या बताएंगे? राष्ट्रपति का वेतन भत्ता मिलता है। यही सब हमें सीखना है, ठीक है। इतने जल्दीबाजी में एग्जाम में मत रहेगा कि कहीं कुछ भी करके चले आइएगा, वरना फिर मेरा दोस्तों एकदम मत दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए। लिख रहा है जब सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है तो कौन एक साधारण सदस्य की तरह रहता है, ठीक है। अच्छा, सभापति का काम क्या दोस्तों? राज्यसभा की अध्यक्षता करना है, कोई नया काम तो है नहीं, इनका तो चुनाव ही उसी लिए किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो कौन सामान्य सदस्य की तरह रहता है? उस कंडीशन में जो उपसभापति रहता है दोस्तों, वो क्या रहता है दोस्तों? वो सामान्य रहता है। क्या रहता है दोस्तों? वह सामान्य रहता है। वह एक्टिव कब होता है दोस्तों? जब कभी सभापति नहीं रहेगा, उसकी सीट जब खाली होगी तब दोस्तों एक्टिव होकर क्या बन जाएगा? सभापति हो जाएगा। जब तक सभापति है तब तक यह राज्यसभा का सामान्य सदस्य है, इसके पास कोई पावर वगैरह नहीं होता। समझ में आ गया ना? अगले सवाल पर आओ। लिख रहा है किस स्थिति में उपसभापति बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। किसके बारे में लिख रहा है दोस्तों? उपसभापति के बारे में। और उपसभापति आपने पढ़ा कि कॉमन होता है, जब तक सभापति तब तक ये कॉमन रहेगा। लिख रहा है किस स्थिति में उपसभापति बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, मतदान की स्थिति में मत भी दे सकता है। कब, किस स्थिति में दोस्तों ऐसा होता है? तो याद रखेगा, जब वह क्या करता है? सभापति के पद पर बैठकर अध्यक्षता करता है। जब वह सभापति बनता है, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, यही तो बात है, अध्यक्षता करता है। एक ही बात तो है कि जब वह सभापति के पद पर दोस्तों क्या करता है? आसीन होता है, तब दोस्तों ये सब पावर उसके पास आ सकती है। क्या आ जाती है? कि अब वो बोल भी सकता है, अब वो कार्यवाही में भाग भी ले सकता है, अब वो अपने मत भी मतदान की स्थिति में मत भी दे सकता है। मत मतलब यहां निर्णायक मत की बात हो रही। मत का तात्पर्य क्या दोस्तों? यहां निर्णायक मत की बात हो रही, ठीक है, निर्णायक मत की। वरना मत की बात करें तो भाई मत तो हर कोई दे सकता है, भाग तो हर कोई लेता है, बोलता भी हर कोई है। बताइए, क्या राज्यसभा के मेंबर ये सब नहीं करते हैं? तीनों काम करते हैं ना, बस वही चीजें हैं। लिख रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सूची पर कानून बनाने की पहल राज्यसभा द्वारा ही की जा सकती है? एक शब्द पढ़िए, ही। दोस्तों इसी ही को हम हिंदी में निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर निपात क्या है? जैसे लगता है उनके सर पे पहाड़ गिर गया हो। अरे भाई, निपात कुछ नहीं हुआ। मैंने आपसे 2 लाइन में आपसे बोलूंगा, आप समझ जाएंगे। निपात चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे 2 लाइन बोलने पर, ठीक है। मेरे 2 लाइन बोलने पर निपात चैप्टर खत्म हो जाएगा। सुनिएगा 2 लाइन क्या है। मैंने कहा आपको पढ़ना चाहिए। मैंने क्या कहा? आपको पढ़ना चाहिए, सत्य भी है। मैंने आपको कहा आपको पढ़ना ही चाहिए। अब दोनों में अंतर क्या है? एक हमने सामान्य तरीके से बोला कि आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक हमने कहा आपको पढ़ना ही चाहिए, मैं आपके ऊपर दबाव बना रहा हूं। जब कहीं किसी स्थिति में दबाव बनाया जाए, ठीक है, याद रखिए वही निपात होता है, बात खत्म, वही निपात होता है, ठीक है। बस यही, जैसे आपको आज्ञा अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी ही चाहिए। मतलब ये आपकी मजबूरी है, ये दबाव बनाया जा रहा है, बस यही निपात है। तो जहां पर इस तरह के ही भी वाले शब्द आते हैं वही निपात होता है, बात खत्म, इतनी चैप्टर है। तो यहां क्या लिख रहा है दोस्तों? लिख रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सूची पर कानून बनाने की पहल राज्यसभा द्वारा ही की जा सकती है। मतलब राज्य सूची पर कानून बनाने का काम लोकसभा का नहीं है, इसीलिए तो ही लगा के बोला कि नहीं इन्हें ही करना है, ठीक है। और ऐसा कब होता, किस अनुच्छेद के अनुसार? तो आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 249। क्या पढ़ा होगा दोस्तों? अनुच्छेद 249 पढ़ा होगा। उसमें दोस्तों इसके बारे में प्रावधान किया गया। ये सब सवाल हैं और बेहतरीन सवाल हैं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि नहीं परीक्षा में आने योग्य है, ठीक है। आगे पढ़िए। लिख रहा है लोकसभा के साथ मिलकर
बहुमत से प्रस्ताव पास कर राज्यसभा किसको उसके पद से क्या कर सकती है दोस्तों, हटा सकती है। और कौन हटा रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िए क्या लिख रहा है दोस्तों, मिलकर के तो ठीक है, लेकिन राज्यसभा हटा रही है तो राज्यसभा याद रखेंगे उपराष्ट्रपति जो व्यक्ति होता है, जब कभी उपराष्ट्रपति से संदर्भित क्या होता है दोस्तों, कोई मामला होता है तो सबसे पहले वो राज्यसभा में पास किया जाता है, बाद में लोकसभा में। पहले राज्यसभा में क्यों किया जाता है, ये कहां बैठता है बताइए, राज्यसभा में बैठता है ना, मेंबर तो कहीं का नहीं होता है, मेंबर तो ना राज्यसभा का होता है, ना लोकसभा का होता है, ना विधानमंडल का होता है, तो मेंबर की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बैठते कहां पर हैं। तो आपने पढ़ा कि जो उपराष्ट्रपति होता है पदेन सभापति माना जाता है, तो जहां का माना जाता है सबसे पहले प्रस्ताव वहीं पास होना चाहिए, बाद में लोकसभा में, और जब लोकसभा में पास हो सकता है, हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनको उनके पद से हटाया जा सकता है। लिख रहा है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पहले किस सदन से पारित होगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो सर्वप्रथम कहां से पारित होगा, राज्यसभा से पारित होगा। ये सब रटिएगा मत, क्यों राज्यसभा से पारित होगा भाई, एक बात बताओ, जो जहां बैठता है वहीं से न पारित होगा, कहीं दूसरे जगह से। आप मान लीजिए किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको दंडित कौन करेगा, उसी स्कूल के लोग कर सकते हैं, उसी कॉलेज के लोग कर सकते हैं, कि दूसरा आदमी आएगा दंडित करने, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आप समझिए कि राज्यसभा जहां बैठता है, ये जो आदेश वगैरह है या जो कुछ है ये वहीं पारित होता है, वो प्रस्ताव वहीं पारित होता है उनको हटाने का, ठीक है। तो पहले राज्यसभा, बाद में लोकसभा। लिख रहा है कितने दिनों से अधिक समय तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से पारित होना चाहिए। कितने समय तक दोस्तों, अगर कभी भी 1 महीने से ज्यादा, 1 माह से अधिक अगर आपातकाल लगाने की कोई स्थिति परिस्थिति देश में बन रही है। आपातकाल के बारे में कहां बताया गया, कुल 3 तरह के आपातकाल हैं। एक आपातकाल के बारे में बताएगा 352 में, जिसको हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। एक के बारे में बताएगा 356 में, जिसे संवैधानिक तंत्र की विफलता कहते हैं। एक बताएगा 360 में। कहेंगे सर आपको कैसे याद है, देखिए 352 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 356, पुनः 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 360, ठीक है। तो ये सब किसके बारे में बताएगा दोस्तों, यहां आपातकाल के बारे में बताया गया। कहा गया कि अगर 1 महीने से ज्यादा आपातकाल लगाया जा रहा है तो भैया लोकसभा राज्यसभा से पूछना जरूरी है, ठीक है। बिना पूछे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने मन से आपातकाल नहीं लगा देंगे, पूछना जरूरी है, सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये चीजें हैं। लिख रहा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, बहुत ध्यान से पढ़ेगा, यहां निर्वाचित लिखा है, जबकि राज्यसभा में दोस्तों निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, निर्वाचित वाले भी होते हैं और मनोनीत वाले भी होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं दोस्तों, मनोनीत वाले भी होते हैं, दोनों तरह के मेंबर होते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम यहां बात करें तो अभी वर्तमान में जैसे 245 हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं दोस्तों, तो मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। इन 245 में से मनोनीत कितने होते हैं, तो राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है, 12 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 233 हो जाएगा, ठीक है। 233 2 35 10 45, ठीक है। तो 233 अभी वर्तमान में निर्वाचित होकर आते हैं। इस तरह से कॉन्सेप्ट पढ़िए। लिख रहा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं, भाग किस में लेंगे, तो जब कभी दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जब कभी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उन्हें उनके चुनाव में भाग लेंगे। अच्छा, उनके चुनाव में सर मनोनीत वाले भाग नहीं लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मनोनीत वाले व्यक्तियों को नियुक्त कौन, लोग रटते हैं, रटिए मत, मैं फिर समझा रहा हूं। मनोनीत वाले व्यक्तियों को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति को। मान लीजिए आपको किसी ने राज्यसभा का सदस्य बना दिया, मान लीजिए मैं राष्ट्रपति हूं, ठीक है, मैं राष्ट्रपति हूं, पल के लिए मान लीजिए, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मानिए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो मान लीजिए मैं राष्ट्रपति हूं और आपको मैंने क्या कर लिया, चुन लिया कि भैया आप राज्यसभा के मेंबर हैं, और दोबारा से जब चुनाव होगा, मान लीजिए राष्ट्रपति तो ऐसा है नहीं कि एक ही बार चुनाव लड़ सकता है, बार बार खड़ा हो सकता है। मान लीजिए अगले बार मैं पुनः खड़ा हो गया, तो ये जिन 12 लोगों को मैंने चुना है वो हमारे प्रति क्या रखेंगे दोस्तों, अच्छी सद्भावना रखेंगे, अच्छी भावना रखेंगे और हमें ही वोट देंगे। इसलिए दोस्तों ये होता है ना कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत वाले हिस्सा नहीं लेंगे, जो निर्वाचित हुए हैं वो हिस्सा लेंगे। मनोनीत वालों को तो राष्ट्रपति ने स्वयं मनोनीत किया था, तो मौका पड़ने पर ये उसके प्रति सद्भाव की भावना रख सकते हैं। वैसे सद्भाव की भावना रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन यह लोकतंत्र के खिलाफ है इस केस में, है कि नहीं। इसीलिए यहां पर मनोनीत वाले को हटा दिया जाता है, सिर्फ निर्वाचित वाले हिस्सा लेते हैं। और लोग रटते हैं, मैंने कहा ना, आप रटिए, बिल्कुल नहीं रटिए, ठीक है, इत्मीनान से सीखते जाइए। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर किसका चुनाव करते हैं, फिर से पढ़िए दोस्तों। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्य के साथ मिलकर किसका चुनाव करते हैं, याद रखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। किसका करते हैं, राष्ट्रपति का। क्यों, राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों कौन कौन है, तो याद रखेंगे संसद के निर्वाचित सदस्य,
संसद में देखिए मैंने संसद बोला तो लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गया, ठीक है। तो संसद के निर्वाचित मनोनीत हटा दिया मैंने, यहां साफ साफ बोल रहा हूं जो चुन कर आए हैं वो रखे जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, राज्य में जो विधान सभा है, ठीक है, विधानसभा के सदस्य, ठीक है, विधानसभा, यहां विधान परिषद को हमने छोड़ दिया। पता क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद है नहीं, कुछ ही राज्य में, 6 राज्य में विधान परिषद है। अब 6 राज्यों को शामिल करेंगे तो बाकी लोग गुस्साएंगे नहीं कि हमें क्यों नहीं बुला रहे हैं, अरे तुम्हारे यहाँ तो विधान परिषद है ही नहीं, तो जब तुम्हारे यहाँ विधान परिषद नहीं तो हम किसी विधान परिषद वाले को नहीं बुलाएंगे, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, विधानसभा को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि सभी के यहाँ विधानसभा है, ठीक है। इसलिए दोस्तों ऐसा होता है, इसको याद रखेंगे। लिख रहा राज्यसभा सदस्य किसके साथ मिलकर राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य कुछ पदाधिकारियों को पद से हटा सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य मिलकर किसको हटा सकते हैं दोस्तों? तो कभी, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, अगर हम यहां पे मान लीजिए आज ऑप्शन दिया, कल को मान लीजिए हाँ उपराष्ट्रपति का ऑप्शन दे दिया, भाई उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी तो कौन, याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी तो ये हिस्सा रखते हैं अपना, कौन, जो संसद के सदस्य होते हैं, इनके लिए केवल संसद वाले होते हैं, ठीक है, संसद वाले होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां दोनों उत्तर हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा किया। इसको देखिए, राज्यसभा के साथ सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर के, ठीक है, लोकसभा मेंबर के साथ मिलकर के जो राष्ट्रपति है उनको हटाया जा सकता है, उनके खिलाफ महाभियोग ला करके या साबित कदाचार वगैरह के आधार पर उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश वगैरह हैं या कुछ अन्य पदाधिकारी हैं उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं, आप मौका दीजिए, जुड़िए एक बार, आपको लगेगा कि वाकई क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर मिलता है। मुझे नहीं पता कि मेरे वीडियो के व्यूज इतने खराब क्यों जाते हैं, क्यों लोग कम पसंद करते हैं, या मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाता या मैं अच्छा सिखा नहीं पाता, मुझे नहीं पता, लेकिन सच बताएं ना तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपके समय का सदुपयोग करूं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर स्टडी मटेरियल को आपको दूं, ठीक है। वही चीज़ें मेरी किताबों में भी हैं, आप एक बार किताब लीजिए, फिर आपको लगेगा कि वाकई नितिन सर की जो किताबें हैं ये अद्भुत हैं, ज़बरदस्त हैं, ठीक है। ये तारीफ वाली बात नहीं, जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लिख रहा है कौन सा सदन अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सशक्त नहीं है, ठीक है। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव आता कहाँ है? अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव से होता क्या है बताइए? तो आप जानते हैं दोस्तों कि जब कभी अविश्वास प्रस्ताव आता है और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो क्या हो जाता दोस्तों, मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा दोस्तों? भंग हो जाएगा। क्यों? इसका पास होना इस बात को बताता है कि सरकार अब बहुमत में नहीं रही। अब जब सरकार बहुमत में नहीं रही तो सरकार गिर जाएगी, नई सरकार बनाई जाएगी अब, तो ये होता है। लेकिन कब? जब अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तब, ठीक है। और दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव का संबंध कहां से? लोकसभा से, वही तो गिरेगा, क्योंकि राज्यसभा तो भंग होता ही नहीं, राज्यसभा तो अस्थायी होता है। हमने बार बार आपको पढ़ा है कि राज्यसभा अस्थायी होता है, इसका विघटन कभी नहीं हो सकता, यह अस्थायी सदन है। तो याद रखिएगा किस सदन में यह पारित नहीं होगा दोस्तों, तो राज्यसभा में कभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका 6 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। और ये सब याद रखेंगे आप, 6 साल का कार्यकाल होता है, हर 2 साल पे 1/3 सदस्य क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे, और अस्थायी सदन होता है। लिख रहा पहले अविश्वास प्रस्ताव दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होता है? ऐसा नहीं कि आज अविश्वास प्रस्ताव लाया, 2 महीने बाद फिर ला दिया, 1 महीने बाद फिर ला दिया, 15 दिन बाद ला दिया, 20 दिन, क्या नौटंकी चल रही क्या? लोकसभा है भैया, वो हमारी संसद है, वहां काम होना है, ठीक है। वहां जनता के लिए नए नए नियम कानून बनाने हैं, इतने सारे काम हैं, यही सब नाटक रह गया करने का। तो कहा गया कि दो अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कम से कम 6 माह की गैपिंग होनी चाहिए, कम से कम 6 महीना का अंतराल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज अविश्वास प्रस्ताव लाएं कल फिर ला दिया कुछ दिनों बाद, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो याद रखेंगे ये होता है। राज्यसभा को ऐसे कितने अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को भी प्राप्त नहीं है, मतलब वो पावर राज्यसभा के पास है। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा भी है क्या? हाँ, ऐसे 2 अधिकार हैं दोस्तों राज्यसभा के पास। एक अधिकार है जिसके बारे में अनुच्छेद 249 में बताया गया है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार, ठीक है। किस पर? राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार, ये कहां बताया गया दोस्तों? ये बताया गया अनुच्छेद 249 में। वो पावर केवल राज्यसभा के पास है, ठीक है। और एक पावर है दोस्तों अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताता है, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में दोस्तों बताता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये 2 ऐसी चीजें हैं जो राज्यसभा को प्राप्त हैं, ये लोकसभा के पास भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आप जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के किसी विषय
विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित घोषित करने का प्रस्ताव प्रारंभ में किस अवधि के लिए लागू होता है? तो अगर राज्यसभा के द्वारा किसी भी राज्य सूची के किसी भी विषय को अगर वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर रहे हैं तो याद रखिएगा सर्वप्रथम यह 1 वर्ष के लिए लागू होता है। सर्वप्रथम यह 1 वर्ष के लिए लागू होगा, ये होता है, ठीक है, लागू होगा अगर कोई भी चीज राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है तब। ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। अगला सवाल, राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के प्रस्ताव को यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार कितने दिनों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है इसे? तो हर बार वो अगर राज्यसभा चाहे तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा भी सकती है। 1 वर्ष के लिए क्या कर सकती है दोस्तों? बढ़ा सकती, ठीक है, बढ़ा सकती है। हर बार वो चाहे तो बढ़ा सकती है, पावर उनके पास है कि नहीं? राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है किसका? तो उनका अनन्य अधिकार, इस पर लोकसभा हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। तो एक एक सेल के लिए दोस्तों एक कानून बनाया जा सकता है। अगला लिख रहा है, राज्यसभा को कितनी सेवाओं के संदर्भ में लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं? तो बताया तो कि यहां पर 2 सेवाओं के बारे में कहा जाता है। एक दोस्तों अनुच्छेद 249 है जिसमें दोस्तों राज्य सूची के संदर्भ में कानून बनाना है, यह है दोस्तों। और दूसरा है 312 जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया, ठीक है। अच्छा, बच्चों के मन में भी होगा ना सर ये अखिल भारतीय सेवाएं होती क्या क्या हैं, ठीक है। तो भारत में दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत कुल 3 चीजों को रखा जाता है। कितनी चीजों को? 3 चीजों को रखा जाता है, ठीक है। अभी एक एक करके हम दोस्तों बात करेंगे जिसमें आप आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन अधिकारी की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा, सुनिएगा। लिख रहा है, राज्यसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, 2/3 कहते दोस्तों यहां विशेष बहुमत की बात होगी, ठीक है। यानी विशेष हो गया, ये अब साधारण बहुमत नहीं रहा, ये क्या दोस्तों? ये हमने विशेष बहुमत की बात कर लिया, ठीक है। साधारण बहुमत तब होता दोस्तों जब आधे की बात होती, और जब दोस्तों 2/3 की बात कर दिया तब तो विशेष बहुमत हो गया ना। मतलब 3 लोग थे, 3 में से 2 लोग राजी हैं एक कार्य के लिए, ठीक है, ये विशेष हो गया। तो राज्यसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किस सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है? तो राज्य सूची का अगर कोई विषय है तो उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है, ये पावर इनके पास होता है। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करने का राज्यसभा का अधिकार दोस्तों किस अनुच्छेद में निहित है? तो दोस्तों पीछे हमने कई बार तो पढ़ा कि अनुच्छेद 249 में दोस्तों इस पावर के बारे में बताया गया है, इसे आप याद रखेंगे। लिख रहा, राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का प्रस्ताव पास कर दिए जाने पर उस विषय पर कानून का निर्माण कौन कर सकता है? तो जब प्रस्ताव पास हो जाएगा ना तो याद रखेगा अब कानून निर्माण कौन करेगी दोस्तों? संसद करेगी। ये पॉइंट तो जरूर याद रखेगा। लोगों को क्या होता है दिक्कत? लोग समझते हैं कि राज्यसभा ने दोस्तों इस प्रस्ताव को पारित किया तो कानून राज्यसभा बनाएगी। अरे भैया, कानून राज्यसभा नहीं, कानून तो संसद ही बनाएगी। राज्यसभा का काम सिर्फ इतना है कि वो बता दे कि राज्य सूची के इस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा रहा है। उसका काम खाली उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कराने तक ही है। कानून बनाने का अधिकार हमेशा से संसद को रहा है, अभी भी संसद के पास है, यह आप ध्यान रखेंगे। लिख रहा, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है? तो यही हम पढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 312। क्या पढ़ते हैं? अनुच्छेद 312, जहां अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया। लिख रहा, वर्तमान में कौन सी 3 सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं मानी जाती हैं? वर्तमान में दोस्तों किसे किसे माना जाता है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आईएएस। आईएएस को क्या कहते हैं दोस्तों? भारतीय प्रशासनिक सेवा। क्या कहते हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा इसे माना जाता है। नंबर 2 पर भारतीय पुलिस सेवा। क्या होता है दोस्तों? भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है, आईपीएस इसको बोलते हैं, ठीक है, आईपीएस बोलते हैं, पुलिस सेवा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों भारतीय वन सेवा। क्या कहते हैं? भारतीय आईएफएस जिसको बोलते हैं, ठीक है, वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है, वन सेवा। यहां पर देखिए एक और आईएफएस होता है, ठीक है, जिसको हम फॉरेन में राजदूत वगैरह बनाते हैं, उनकी बात नहीं होती, यहां फॉरेस्ट की बात होती है। ये तीनों सेवाएं दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। लिख रहा, किस निधि में सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराए जाते हैं? तो दोस्तों ये जो संचित निधि हमारी है, ठीक है, क्या है दोस्तों? जो हमारी संचित निधि है जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, उसी में दोस्तों जो है रखा जाता है। और इसके बारे में दोस्तों कहां बताया गया है? तो याद रखेंगे 266 में। कहां बताया गया है? एक अनुच्छेद 266, वहां संचित निधि के बारे में बताया गया है कि सारे जमाएं जो होंगे वो कहां जमा होगा पैसा? वो आके संचित निधि में जमा होगा। लिख रहा, किस
निधि में नए ऋण, पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि जमा कराए जाते हैं। तो ये सब कुछ कहां आता है दोस्तों? ये सब कुछ संचित निधि में ही जमा कराया जाता है। और संचित निधि के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो बताएंगे अनुच्छेद 266 में चर्चा किया गया है। ठीक है, आगे पढ़िए। किस निधि में धन केवल संसद की पूर्व अनुमति से ही खर्च किया जा सकता है? जब तक संसद दोस्तों नहीं कहेगी तब तक उस निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। वो संचित निधि है। क्या दोस्तों? संचित निधि। ठीक है, संचित निधि से अगर पैसा निकालना भाई, वो भारत के लिए, भारत का फंड है, तो सबके जो है बहुमत से और सबको बता करके पैसा निकाला जा सकता है। किसमें किसी एक की पावर नहीं होती कि वो आए और पैसा विड्रॉ कर ले। संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का वर्णन है? तो दोस्तों अनुच्छेद 266 में दिया गया है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि के बारे में बताया गया है। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत सारी नई चीजें आपको समझ आई होंगी। देखिए, संविधान टेक्निकल नहीं है, ऐसा भी नहीं कि इसे पढ़ा नहीं जा सकता, सिर्फ पढ़ाने वाले की कला होती है। ठीक है, जितना आसान शब्दों में मैं चीजों को सिखा दूंगा, ठीक है, वो आपके लिए मायने रखती हैं, क्योंकि यही सारे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपने कहीं भी कोचिंग किया होगा, कहीं से भी पढ़ा होगा, किताब भी पढ़ा होगा, तो कम से कम ये सारे सवाल आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप सारे सवाल हल कर दे रहे हैं, इसका मतलब है चैप्टर पर पकड़ आपकी मजबूत है। और नहीं हल हो पा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं त्रुटि है, कुछ छूट गया जो आपकी नज़रों से ओझल हो गया। ठीक है, आइए एक बार पेड क्लास ज्वाइन करिए ना, दोबारा आपके नज़रों से कुछ भी ओझल नहीं होगा। ठीक है, आप सोचिए, जो इंसान फ्री में इतना कुछ दे सकता है, वो अपने पेड प्रोग्राम में क्या कुछ नहीं करता होगा। अपनी किताबों में, अपनी ई बुक में बहुत कुछ हम रखते हैं। ये ऐसे विषय दोस्तों जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन आज का समाप्त होता है। एक उम्मीद आपसे यही करना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, आपका अपना चैनल है और आज तक हमने बहुत बड़ा कहीं प्रचार प्रसार नहीं किया, आप लोगों के सहयोग से चैनल यहाँ तक पहुँचा है, आगे भी आपका ही सहयोग चाहिए। ठीक है, तो क्लास यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।